देश में कह लीजिए रोजगार की स्थिति देख लीजिए, महंगाई पिछले 30 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, बेरोजगारी 43 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें लगातार गिरावट आ रही है। ये जो सरकार का जो मैंने खर्च का जो ब्यौरा है उसमें एक भारी घाटा 6% से एबव चला गया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही नाजुक स्थिति में है। मैं हूं एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। हम बात कर रहे हैं हम आने वाली जनरेशन का कि हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे आने वाली जनरेशन का भविष्य क्या होगा, किस तरह से कितना सिक्योर हैं वो आर्थिक नीतियों को लेकर के या पॉलिटिकली किस तरह से सिक्योर हैं। तो ये जो अपने आप में एक बहुत बड़ी सवाल आज के वक्त में खड़ा हुआ है कि जो हालात हैं, नौकरियां जा रही हैं लोगों की, प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है सारी चीज़ों का। एसेट जब नहीं रहेगा देश के पास में तो क्या चीज़ रहेंगी। जो खुद हमारे जो रहनुमा हैं वो भी जीत करके आते हैं या खुद मोदी जी दोबारा ही जीत करके आए तो कैसे चलाएंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो धीरेन्द्र झा हमारे साथ में हैं, आप पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं माले के, लेकिन मैं इनसे चाहूँगा कि पार्टी लाइन से ऊपर उठ के एक एक्सपर्ट के नाते अपनी राय रखें और क्या होना चाहिए, क्या एक रोड मैप हो तो आने वाला जो हम लोग का भविष्य है, देश का भविष्य है, वो किस तरह से सुधर सकता है। और क्योंकि दरअसल आप देख रहे हैं लगातार नफ़रत की भी राजनीति चल रही है और जब नफ़रत की राजनीति चलेगी तो जी है कैसे इन्वेस्ट करेंगे पैसा आपके देश में या आपकी जगह पे, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कुल मिला के बात इतनी सी है कि डेवलपमेंट का मुद्दा पीछे चला गया है और धर्म और जाति की राजनीति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है। तो इन सारे मसले पे हम आज बात करते हैं अर्थव्यवस्था के नज़रिए से भी और एक सियासी नज़रिए से भी धीरेन्द्र झा से। तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। और ये मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश में आज वहाँ के नौजवान रोज़गार के सवाल पर एक बड़ा तहरीक छेड़े हुए हैं और एक बड़े तहरीक वहाँ चल रहा है रोज़गार के प्रश्न पर, दलितों के इंसाफ के लिए, अक़लियतों के इंसाफ के लिए, महिलाओं के बराबरी के लिए एक तहरीक जो है संपूर्ण देश में बड़े स्तर पर विकसित हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि 2022 का जो साल होगा वो इस देश में एक नए किस्म के एक नए आंदोलन का साल होगा। शहीद आजम भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी के सपनों का जो भारत है, नेहरू के सपनों का जो भारत है और समाजवादी आंदोलन के जो वो पुरोधा पुरुष रहे हैं उन सारे लोगों के जो सपनों का भारत है, उन सपनों के भारत को हम नए सिरे से नई ज़मीन पर हम उसको खड़ा करेंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे जी। इसमें अगर हम अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा अर्थव्यवस्था में एक कृषि का है, लेकिन फिर भी कितना रोज़गार प्रोवाइड कर सकता है कृषि क्षेत्र। जो प्राइवेट सेक्टर जितने भी हैं, हमारे सरकारी सेक्टर्स हुआ करते थे वो भी सब ख़त्म हो रहे हैं। तो क्या ये पूरा होगा या हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो गए हैं? नहीं, वो जो सवाल है वो बिल्कुल सही है कि मनमोहन जी की सरकार का जो लिबरलाइजेशन का दौर था उसका भी हम लोगों ने विरोध किया था और डट करके विरोध किया था। वो डंकल के प्रोजेक्ट से लेकर के WTO इन सारी चीज़ों का हम लोगों ने विरोध किया था। बावजूद इसके मनमोहन सिंह के समय में देश की अर्थव्यवस्था की जो तस्वीर थी उससे यदि आप तुलना करें तो आज मोदी जी ने भारत की अर्थव्यवस्था को अंधी गलियों में जाकर के फंसा दिया है। देश में कह लीजिए रोज़गार की स्थिति देख लीजिए, महंगाई पिछले 30 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है, बेरोजगारी 43 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार था उसमें लगातार गिरावट आ रही है। ये जो सरकार का जो खर्च का जो ब्यौरा है उसमें एक भारी घाटा 6% से एबव चला गया है। तो ये कुल मिलाकर के हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही नाजुक
स्थिति में है। आरबीआई की जो ऑटोनॉमी थी उसको ध्वस्त कर दिया गया और आरबीआई के रिजर्व को ज़बरदस्ती ले करके सरकार ने उसको खर्च कर दिया है। और कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूँ कि ये कंप्लीट एनार्की है इकोनॉमी के फील्ड में। डिमोनेटाइजेशन से लेके जीएसटी से लेकर के बाद के दिनों तक का जो सरकार के सारे निर्णय रहे हैं वो देश की अर्थव्यवस्था को डिस्ट्रॉय करने का काम किया है। और आज के स्थिति में जिस तरह से एक बड़े प्रोजेक्ट पर देश बेचू ये सरकार बन गई है, देश बेचने के बड़े अभियान में ये सरकार लग रही है। जो हमारे नवरत्न कंपनियां हैं, हमारे देश के जो बड़े एसेट्स हैं, ये रेल है, सेल है, भेल है, बैंक है, इंश्योरेंस है, रक्षा डिफेंस के बहुत सारे ये हैं, इन तमाम चीज़ों को ये सरकार बेच देना चाहती है औने पौने दाम में। तो आप ये समझ लीजिए कि इसका तो बड़ा असर ये होगा कि हमारे देश में संगठित और संगठित क्षेत्र में जो रोजगार का जो भी अवसर था वो अवसर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि किसानों ने जो रास्ता दिखलाया है उस रास्ते पर बढ़ करके हिंदुस्तान के मजदूरों को, हिंदुस्तान के छात्र नौजवानों को एकताबद्ध होकर के सामने आना होगा, देश को बचाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने भविष्य को बचाने के लिए और देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को बचाने के लिए। ये जो डिक्टेटोरियल फंक्शनिंग है गवर्नमेंट का कि देश रसातल में जा रहा है, आम लोगों की आय में भारी गिरावट हो रही है, भूखमरी जैसी स्थिति है, भूख का भूगोल विस्तृत हो रहा है, पर कैपिटा इनकम लोगों का घट रहा है, देश की आमदनी घट रही है। और ठीक वैसे ही दौर में हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे महंगा हवाई जहाज़ खरीदा जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए 12 करोड़ का कार खरीदा जा रहा है। पार्लियामेंट की गैर बिल्डिंग को तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उसको तोड़ करके वो एक जो हिटलरी उन्माद होता है वो क्रिएट किया जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों से सरकार जब घिर गई है, जनता की नज़र में ये सरकार गिर चुकी है। मेरा मानना है कि जनता की नज़र में हिंदुस्तान के मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, महिला, दलित, आदिवासी, संपूर्ण समाज की नज़र में ये सरकार गिर गई है। तब इस सरकार के पास में अब दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। ये सरकार नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है। नफरत और विभाजन के खेल में ये हिंदुस्तान को उलझाना चाहती है। इसी प्रोजेक्ट पर ये सरकार आगे बढ़ रही है। जैसा कि वो कहते हैं कि कोरोना भी बहुत बड़ा पूरा एक वैश्विक जो है संकट था और कोरोना ने भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब किए देश के। और अभी फिर जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, कोरोना ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, तो क्या ये सारी चीज़ें एक तो करेला ऊपर से चढ़ा नीम वाली बात साबित होगी? क्या आपको लग रहा है 2022 कोरोना के मामले में मेरा साफ कहना है कि गवर्नमेंट का जो मिसमैनेजमेंट है और नॉन साइंटिफिक अप्रोच जो एक महामारी को हैंडलिंग करने का रहा है वो उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार है। मैं मानता हूं कि आज भी आप चले जाइए, आप बिहार में चले जाइए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोरोना से निपटने के लिए जो अस्पतालों की स्थिति में सुधार होना चाहिए था, पीएचसी की स्थिति में सुधार होना चाहिए था, हमारे लैब की जो फंक्शनिंग होनी चाहिए थी, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल मामले में कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। और हर जगह ऑक्सीजन प्लांट के नाम पर लूट की खेती चल रही है। आप देखिएगा कि मैं तो उम्मीद करूंगा कि वैसा कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि महामारी एक बड़े रूप में सामने आता है तो हमारी स्थिति फिर पहले जैसी होगी, क्योंकि सरकार ने कुछ सीखा नहीं है, सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। जुमले में ये सरकार चल रही है, बातों में ये सरकार चल रही है, और कहीं से ज़मीनी स्तर पर कोई गुणात्मक बदलाव लाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चरल कोई डेवलपमेंट किया जाए, इस दिशा में कहीं कोई मुझे नहीं लग रहा है। हमारे देश के साइंटिफिक कम्युनिटी काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में यदि एक साइंटिफिक विजन नहीं हो, एक साइंटिफिक अप्रोच नहीं हो, साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर सोसाइटी को खड़ा करके एपेडेमिक्स के लड़ने का नज़रिया नहीं हो, तो आपने तो पूरे देश को ताली थाली में फंसा दिया था।
कोरोना जैसे महामारी से निपटने के लिए जिस दौर में तैयारी किया जाना चाहिए था, उस समय तो पुष्प वृष्टि आप कर रहे थे, थाली ताली बजा रहे थे, ये कैंडल लाइट जला रहे थे। तो इस तरह से उसका खामियाजा हमको हुआ है कि गंगा में तैरती लाशों को हम नहीं गिन पाए। हम अपने ही देश के नागरिक को मरने के बाद सही ढंग से दफना नहीं सके, उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए। इसके लिए कसूरवार तो ये सरकार है। लाखों बच्चे, मैं तो मानता हूँ कि बिहार सरकार के पास में और भारत सरकार ने अभी तक कोई सर्वे नहीं किया है। ये मौत के आंकड़े को छिपाने का खेल पहले भी की है और आगे भी ये करेगी। हम बिहार में हमारे पास तो हम लोग देख रहे हैं, हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ हो गया है, जिसके बाप मर गए हैं, उसके पढ़ने का कोई साधन नहीं है, उस परिवार के पास में जीवन के सारे साधन समाप्त हो गए हैं। लेकिन सरकार के पास में न तो कोई सर्वे है और न सरकार के पास में कोई इच्छा शक्ति है। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि इच्छा शक्ति नहीं है? क्या उनके लिए एजेंडा डेवलपमेंट का अब पीछे रह गया है? और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि पूरे कई जगह वर्ल्ड में जो कोरोना के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें तब्दीलियाँ आई हैं। इसको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी लोग कहते हैं आज के वक्त में। उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप समझते हैं चीज़ों को। तो ये सिर्फ भारत में ही हो रहा है ऐसा, या पूरे विश्व में उसका असर है? नहीं, मैं मानता हूँ कि ये निश्चित रूप से कोरोना पैंडेमिक जो है उसने पूरी दुनिया के संरचना में, बिहेवियर में, ऑर्डर में एक नए बदलाव को सामने लाया है। लेकिन हमारे देश के सामने बड़ी समस्या ये है कि यदि आप बीमारी को बीमारी नहीं समझेंगे, बीमारी के उपचार के लिए तैयारी आप नहीं करेंगे और चीज़ों को छिपाने और दबाने का काम करेंगे, तो इससे समस्या बढ़ती है, इससे बीमारी बढ़ती है। जैसे अभी पूरे सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक कई रीट फाइल हैं, कई रीट भारत सरकार के सामने भी ने जो हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके पास में पूरा सर्वे होना चाहिए कि कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, हॉस्पिटल से बाहर कितने लोगों की मौत हुई, हॉस्पिटल के रास्ते में कितने लोगों की मौत हुई, सारे मौत का आंकड़ा आपको इकट्ठा करना चाहिए। बिहार सरकार ने जब हाई कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ तो 6,000 से 10,000 हुआ। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि मरने वाले के आंकड़े को छिपा सकते हैं आप। मरने वाले के आंकड़े को सरकार अपना आंख मूंद ले सकती है कि गांव-गांव के लोग जानते हैं कि कोरोना काल में कौन कौन मरा है। आप हर पंचायत में यदि केवल सर्वे करवा लीजिए तो यू विल गेट द रियल पिक्चर। लेकिन भारत सरकार उससे भाग रही है, बिहार सरकार भाग रही है। 4 लाख का मुआवजा भी देने से आप भाग रहे हो। आपसे देश क्या उम्मीद कर सकता है? महामारी से पूरा देश परेशान हुआ, पूरा समाज त्रस्त हुआ। करोड़ों की संख्या में ये जो माइग्रेंट वर्कर्स का आजीविका छीन गया, उनके जहाँ वर्षों से रह रहा था, काम धंधा करा, वो समाप्त हो गया, वो लौट करके आया। उनके अकाउंट में 10,000 रुपया देने के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। आपको हज़ारों करोड़ रुपया का हवाई जहाज़ खरीदने के लिए पैसा है, 12 करोड़ रुपए का कार खरीदने के लिए पैसा है। लेकिन माइग्रेंट वर्कर जो इस देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ा उसमें उसका योगदान है, उसको यदि वो काम से बाहर हो गया, इस महामारी के दौर में उसकी सारी कुछ छीन गई, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया देने की स्थिति क्या भारत सरकार के पास नहीं है? ये जो अप्रोच है, मैं मानता हूँ कि ये जो भारत सरकार का अप्रोच है, ये बेसिकली जुमलेबाजी का मोड है, ये प्रोपेगेंडा का मोड है, रियल देश की इकोनॉमी को तबाह करने का मोड है। कहीं से देश को कुछ अब मिलेगा, ये उम्मीद भारत की जनता ने छोड़ दिया है। अब ये देश पर बोझ हैं, इस बोझ को कैसे उतार फेंका जाए, ये लोगों के सामने सबसे बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि ये जो 2022 का जो साल है, इस देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनाधिकार को बचाने के लिए, लोगों के जीवन को बचाने के लिए, इस निज़ाम को उखाड़ फेंकने के निर्णायक संघर्ष का नया साल होगा। आप ये बताइए कि किस तरीके से कैसे चल सकता है, कुछ रोड मैप आप लोगों ने, क्योंकि आप लोग एक बुद्धिजीवी हैं और आप खुद एक पार्टी के एक पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, आप ये बताइए कि क्या कैसे चलेगा देश? अगर मान लिया कोई आ भी जाता है या मोदी जी ही दोबारा आएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? मैं उतना निराशावादी नहीं हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि बर्बादी निज़ाम को भारत की जनता अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। इस निज़ाम को भारत के
तख्त से लोग उतार फेंकेंगे। और ये जो देश बेचने का जो खेल चल रहा है, आपको खुशी होनी चाहिए। रेल मजदूर, रेल के सारे वर्कर्स कहिए, ऑफिसर से लेके वर्कर्स तक, सब यूनाइटेडली सामने आ रहे हैं। बैंक ने 2 दिनों की बड़ी हड़ताल की है, वो एनजीसी वाले लोग लड़ रहे हैं, सेल भेल वाले लोग लड़ रहे हैं। तो ये भारत का जो वर्किंग क्लास है, ये जनता पर पूरा उम्मीद है, देश के संसाधन पर पूरा उम्मीद है। और ये जो प्रक्रिया देश में चलेगा, मुझे लगता है कि जो भी देश के साथ खिलवाड़ करेगा, जो भी देश को बेचने का ये करेगा, देश की साझी संस्कृति के साथ जो तोड़ मरोड़ करने का काम करेगा, उसके साथ खेलने का काम करेगा, भारत उसका देश नहीं रहेगा, भारत उसके हाथ में नहीं रहेगा। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी से लोग तबाह हो गए थे, अंग्रेजी हुकूमत से लोग तबाह हो गए थे, और एक निर्णायक जंग के रूप में लोग सड़कों पर उतरे थे गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे देश के अन्य नेताओं के नेतृत्व में। वो एक एक्यूमुलेट हुआ था 42 में, वो सैकड़ों वर्षों का संघर्ष एक्यूमुलेट हुआ था 42 में। मैं मानता हूं कि 2022-23 का जो साल है, वो 2022-23 का साल एक निर्णायक साल होगा। जनता रास्ता निकालेगी, जनता के संघर्ष के भीतर से विकल्प सामने आएंगे, और ये निज़ाम अब भारत पर और शासन नहीं कर सकता है। इस बात पर तो मुझे पूरा विश्वास है। क्या आप लोग का एक लेफ़्ट पार्टी जितनी, मैं सिर्फ माले की बात नहीं कर रहा हूँ, शुरू से हमारे यहाँ जो है स्टेट पावर के हाथ में होना चाहिए सारी चीज़ें, जो इसका हम लोगों ने खामियाजा भुगता है। ग्लोबलाइजेशन का भी हमने क्या खामियाजा भुगता है, क्या है मैटर? मतलब अगर एक लाइन में आप बताना चाहें कंक्लूजन मेरे दर्शकों के लिए। नहीं, देखिए, अभी वो सवाल नहीं है। अभी मेरे ख्याल से सवाल ये नहीं है कि सोशलिस्ट मोड रहेगा या कैपिटलिस्ट मोड रहेगा। अभी हिंदुस्तान में बहस ये नहीं है। हिंदुस्तान में बहस ये है कि देश की संपदा को कॉरपोरेट हाथों में हम नहीं जाने देंगे। ये हमारे सबसे बड़ा सवाल है। और इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द तमाम तरह के लोगों की एकता बन रही है। इसमें लेफ्ट भी हैं, सेंट्रिस्ट लोग भी हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक लोग हैं, और बड़ी एकता इस प्रश्न पर बन रही है। और मुझे लगता है कि ये जो बड़ी एकता है, और उसको इनको आगे लोग नहीं बढ़ने देंगे, ये इसका तो मुझे भरोसा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।